हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें से आज हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता का हमारा अधिकार। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22, अर्थात आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम से रिलेटेड है। ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की अलग अलग तरीके से। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे। पहला पार्ट तो हमारा होगा आर्टिकल 19 का क्लोज 1, ये यहाँ ऐसे, जो कि हमें 6 अलग अलग तरीके के राइट्स अवेलेबल करवा रहा है, हमें फ्रीडम्स दे रहा है अलग अलग तरीके की। इसके अलावा जो हमारा सेकंड फेज होगा इसका, उसमें ये है कि आर्टिकल 19 का क्लोज 2 से लेकर क्लोज 6 तक हम लोग बात करेंगे, जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट, आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के राइट हमें प्रदान कर रहा है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये वाले जो राइट्स है, ये सारे राइट्स किसको प्राप्त है? केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि केवल और जो भारतीय नागरिक है उनको ये प्राप्त है, किसी एनी पर्सन या किसी फॉरेनर को ये राइट्स प्राप्त नहीं है। जैसे आर्टिकल 14 हम लोगों ने पढ़ा था हमारी क्लास में, वो किसको प्राप्त था? एनी पर्सन। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमने वहां पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 19 केवल और केवल किसको प्राप्त है? सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त है, फर्स्ट। दूसरी बात ये है कि ये जो राइट टू फ्रीडम की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल 19 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये किसको अवेलेबल है? केवल सिटीजन को। और किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आर्टिकल 19 हमें यहाँ 6 तरीके की स्वतंत्रता उपलब्ध करवा रहा है, लाइक जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें ये राइट्स अवेलेबल करवाए गए हैं 6, पहले ये राइट्स यहाँ पर एक राइट और था, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ना ABCDEFG, यहाँ पर F मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ पर ये जो F वाला राइट है वो पहले था राइट टू एक्वायर होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित ये राइट था आपका। और इस प्रॉपर्टी से संबंधित राइट को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, अर्थात पहले संपत्ति का अधिकार था, वो भी एक मूल अधिकार था, अब उसे यहाँ से डिलीट कर दिया गया है और अब वो आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरह से पहले आर्टिकल 19 जो है वो 7 तरीके के अधिकार हमें प्रदान करता था, 7 तरीके की फ्रीडम हमें देता था, लेकिन अब जो है वो केवल 6 ही रह गई है, इसलिए E के बाद यहाँ पर मैंने G लिखा है। क्लियर? अब देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 19 में दी गई ये स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है केवल, और किसके अगेंस्ट प्राप्त है? स्टेट के अगेंस्ट। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? मैंने आपको पहले भी, जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर शुरू किया था, तो वहां हम नेचर पढ़ रहे थे उनके बारे में, तब मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। ठीक इसी तरह से राइट टू फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी स्टेट ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी है। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को या किसी को भी अगर खुलकर अगर स्वतंत्रता दे दी गई, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो हो सकता है कि इन फ्रीडम्स का गलत इस्तेमाल भी हो जाए या फिर इनके परिणाम गलत निकले। ठीक है, इसीलिए स्टेट ने जरूरी समझा और इन स्वतंत्रताओं पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई। तो स्वतंत्रताएं जो हमें दे रखी है 19 के क्लोज फर्स्ट में पॉइंट A से लेकर G तक, ये 6, इसी तरह से इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दे रखे हैं 19 के क्लोज 2, 3, 4, 5 एंड 6 में। ठीक है, तो हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इनकी बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 किन किन स्वतंत्रताओं की बात करता है? सबसे पहले ये देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए पूरी आजादी है।
वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपने आइडियाज को वो एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी ओपिनियन को वो सबके सामने या किसी के सामने जहां वो चाहे रख सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो वो किस वे में करेगा, चाहे तो वो रिटर्न में कर सकता है या ओरल में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, या मान लीजिए पिक्चराइजेशन द्वारा, ठीक है, या प्रिंटिंग द्वारा, किसी भी मैनर में वो अपने विचारों को अपने आप से दूसरे को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ अपने विचारों को व्यक्त करना। लेकिन इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में कई सब हेडिंग्स को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में शामिल किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट जो है, जैसे राइट टू साइलेंट, चुप रहने का अधिकार। तो यहाँ देखिए मैंने पार्ट भी डाला है ए, राइट टू साइलेंट। अब राइट टू साइलेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ कि चुप रहने का अधिकार भी वहां का व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एंथम केस, जिसे हम लोग विजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस कहते हैं, जहां पर 3 जो विद्यार्थी थे केरला के एक स्कूल के 3 स्टूडेंट्स थे जो जेहोवा बिलीव के थे और जिन्होंने राष्ट्रीय गान में पार्टिसिपेट तो किया, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय गान में खड़े थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय गान गाया नहीं, जिस वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको एक्सपेल कर दिया और उनको ना तो निचली अदालत में और ना ही हाई कोर्ट से रिलीफ मिली। फिर जब वो SLP लगाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने नेशनल ऑनर एक्ट के तहत किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि चुप रहने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल होता है। क्लियर? तो यहाँ राइट टू साइलेंट इंक्लूड्स इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में हमारे यहाँ पर जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है इसको भी डेमोक्रेसी का, प्रेस को ना, तो प्रेस की स्वतंत्रता को के बारे में अलग से कोई पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं डाला गया? ठीक है, वो इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि चूंकि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन US कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से लिया है, वहां पर उसका हेडिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ द प्रेस। तो वहां पर जब हमने उस टॉपिक को, इस थॉट को हमने वहां से अडॉप्ट किया है, तो ऑब्वियसली उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने अडॉप्ट करे हैं। तो वहां पर चूंकि हेडिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ प्रेस, तो वो प्रेस का जो टॉपिक है वो अपने आप ही इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड है, उसके लिए अलग से हमें प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को इसमें इंक्लूड माना गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी इंपॉर्टेंट जजमेंट की, तो साकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ स्पष्ट करते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ स्पेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लियर? तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में समाहित है। फिर जैसे और भी कई सब हेडिंग्स इसमें शामिल है, लाइक राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज, प्रोपोगेट, जैसे हमें किसी के विचार अच्छे लगे तो हमने उन विचारों को आगे फॉरवर्ड करा। जनरली जैसा कि हम सोशल मीडिया पर करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, हमें किसी का मैसेज या किसी के विचार अच्छे लगते हैं, व्यूज अच्छे लगते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं ना। तो इस तरह से दूसरों के विचारों को फॉरवर्ड करने की बात का अधिकार। दूसरा, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, अगर वाणिज्यिक विज्ञापनों की हम लोग बात करें तो उनसे संबंधित स्वतंत्रता भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल मानी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स थी। देखिए, अब चूंकि हम लोग बात कर रहे थे 19(1)(a) की, अब क्या इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर स्टेट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है क्या? आंसर इज यस। तो कहाँ लगा रखी है? तो उसका आंसर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आर्टिकल 19(1)(a। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहाँ लगा रखी है? ठीक उसके सामने मैंने लिखा है आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में, अर्थात ए क्लोज सब क्लोज जो है वो किससे रिलेटेड हो गया? 2 क्लोज, सेकंड क्लोज से। तो आर्टिकल 19 का सेकंड क्लोज हमें ये 8 तरीके के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बताता है। ये जो 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मैंने लिखे हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर है। अगर आपको इस
स्पीच एंड एक्सप्रेस करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो कंप्लीट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। उन पर कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखा है, सरकार ने रखा है। किन किन के तहत रखा है? इन बिंदुओं के तहत। जैसे आप बोल तो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी को चोट पहुंचाए, उसको खराब कर दे, या सिक्योरिटी के सुरक्षा के बारे में, हमारे देश, राज्य, समाज की सुरक्षा के हित में ना हो, ऐसा कुछ आप नहीं बोल सकते। ठीक है। फ्रेंडली रिलेशंस, चाहे वो मतलब अदर कंट्रीज के साथ में, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, ऐसा भी तो आप नहीं बोल सकते ना। मतलब ये थोड़ी है कि आपको बोलने का अधिकार दे दिया तो आप मॉरलिटी की जो सीमाएं हैं उसका उल्लंघन कर देंगे, ये नहीं हो सकता। डेफामेशन, किसी की मानहानि करने से संबंधित कर दें आप, ऐसा भी आप कुछ नहीं बोल सकते। लाइक जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के अवमानना से हुआ है, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध के संबंध में हुआ। तो कहने का मतलब है ये जो टोटल 8 तरीके के 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं, ये किससे संबंधित है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। ठीक है। तो ये जो आपका स्वतंत्रता का वाक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो इन टोटल 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर रहकर आपको प्रोवाइड किया गया। क्लियर? अब देखते हैं, अब हम लोग सेकंड उसकी बात करते हैं, राइट की। ये कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल। देखिए, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आपको सम्मेलन, आप सम्मेलन करें, आपको स्वतंत्रता दे रखी है। किस बात की? फ्रीडम ऑफ असेंबल, आपको असेंबली बनाने की, यानी कि इकट्ठा होने की, सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता दे रखी है। कैसा सम्मेलन? पीसफुली। कैसा? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, और बिना हथियारों के, हथियार रहित, बिना हथियारों के, बिना शस्त्रों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, असेंबली क्रिएट कर सकते हैं। आपकी असेंबली अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, बस ये लॉफुल असेंबली होनी चाहिए। अब असेंबली अनलॉफुल कब होती है? लाइक जैसे मान लीजिए आपने कोई आपका ऑब्जेक्ट, असेंबली का ऑब्जेक्ट ये रहा हो क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, या मान लीजिए किसी पब्लिक ऑफिसर को आपको क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर किसी जनरल पब्लिक के ऊपर आप फोर्स का इस्तेमाल करके उससे वो काम करवाना चाहें जो वो करने के लिए लायबल नहीं है ना, अंडर द लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। या किसी की प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले लेना आपका जबरदस्ती का, किसी कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करना, मतलब कोई ऐसा आप लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब करने के लिए, अगर आपका पर्पस अनलॉफुल है, देन योर असेंबली इज कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली, और यू आर पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली ना। अगर आप ऐसी असेंबली जो अनलॉफुल, जैसे मैंने कई उदाहरण आप लोगों को बताया, अनलॉफुल उद्देश्य के लिए गठित करी गई है, तो आपका असेंबली, आपका सम्मेलन अनलॉफुल होगा, और आप अगर उसमें शामिल होते हैं तो आप भी उसका हिस्सा माना जाएंगे। ठीक है। तो आपको अनलॉफुल असेंबली नहीं, असेंबली कैसी होनी चाहिए? जो पीसफुली हो और विदाउट आर्म्स हो, और जो लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ में हो। ठीक है। तो आपको सम्मेलन करने का, इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब देखिए ये क्या 19(1)(b) जो है, ये इस पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? तो देखिए इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में। ये मैंने इन दोनों का रिलेशन है इसलिए इन दोनों को सामने सामने लिख दिया है। ठीक है। आर्टिकल 19(1)(b) किससे रिलेट कर रहा है? 19(3) से। इसके ऊपर 3 आधार पर देखिए, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, इन तीनों आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है स्टेट। क्लियर हो गई बात कि आप भारत की जो आप संप्रभुता है, अखंडता है और पब्लिक ऑर्डर है, इनके आधार पर आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, आपको असेंबल होने से रोका जा सकता है। क्लियर। अब देखिए थर्ड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठन की स्थापना करने की, यूनियन संघ की स्थापना करने की, या कोऑपरेटिव समिति जो सहकारी समितियां होती है उनकी स्थापना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो इनकी स्थापना कर सकता है किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन इनके ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, वो मैंने यहाँ लिखी है। आर्टिकल 19(1)(c) रिलेट्स आर्टिकल 19 क्लोज 4, ये 4 है, 19 का क्लोज जो 4 है उसमें दे रखा है आर्टिकल 19 क्लोज 4 फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब सब किन आधारों पर लगाता है? तो उसके आधार मैंने यहाँ लिख दिए हैं, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर प्लस मॉरलिटी,
यानी कि ऊपर के तीनों आधार तो होंगे ही होंगे, प्लस नैतिकता, मॉरलिटी और इसमें जुड़ जाएगी। इन चारों आधारों पर जो है वो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पर आप स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इनके आधार पर लगा सकती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑल इंडियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू स्ट्राइक और राइट टू लॉकआउट, ये दोनों ही आर्टिकल 19(1)(c) में प्रोटेक्शन प्राप्त इनको नहीं होगा। ये दोनों, ये अगर आप राइट टू स्ट्राइक की बात करते हो या राइट टू लॉकआउट की बात करते हो तो यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(c) किसी तरीके का कोई डिफेंस उनको अवेलेबल नहीं करवाएगा, वो दोनों राइट इसमें शामिल नहीं होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं डी की, 19(1)(d), तो किस बारे में बात करता है? राइट टू मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के जो क्षेत्राधिकार है, भारत की इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी अबाध संचरण का अधिकार, बिना रुकावट के आप भारत की, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है ना, उससे संबंधित अधिकार है। तो इस पर भी क्या कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है? यस। कहाँ लगाई गई है? आर्टिकल 19 के क्लोज 5 में लगाई गई है। किन आधारों पर लगाई गई है बेटा? ये लगाई गई है पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, यानी कि अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के संबंध में। आप भारत में कहीं भी अबाध संचरण कर सकते हैं, कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट चाहे, स्टेट को लगता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि जनहित में और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के संबंध में वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको 19(1)(e) बताता है रिजाइड एंड सेटल, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी बस जाने की आपको स्वतंत्रता है। इन आधारों पर भी सेम आर्टिकल 19 क्लोज 5 दोनों के लिए ये एक ही वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी 19 क्लोज 5, यहाँ पर भी क्लोज 5, दोनों पर ही। तो यहाँ पर भी पब्लिक इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के संबंध में और जनहित को ध्यान में रखते हुए स्टेट जो है यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। फिर यहाँ पर बात आती है आर्टिकल इसकी जी की पॉइंट की, प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी तरीके का प्रोफेशन, पेशा अपना रहा है, किसी भी तरीके की ऑक्यूपेशन अपना रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। कहाँ? आर्टिकल 19 के क्लोज 6 में, ठीक है। ये कहता है पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर भी लगाई जा सकती है, जैसे टेक्निक फॉर लाइक, जैसे स्टेट जो है वो क्या कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर किसी जॉब के लिए टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लगा सकता है कि भाई आप में पर्टिकुलर आपको ये जॉब चाहिए तो कोई तकनीकी ज्ञान या कोई पेशेवर आप में ज्ञान होगा तभी आपको ये जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी, तभी आपको इस नौकरी पर रखा जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है ना बेटा पब्लिक इंटरेस्ट में। इसके अलावा स्टेट मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार, राज्य जो है किसी पर्टिकुलर व्यापार पर अपना एकाधिकार भी स्थापित कर सकता है कि भैया ये वाला व्यापार नॉर्मल पब्लिक नहीं करेगी, कोई सिटीजन नहीं करेगा, ये केवल स्टेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस 19(1)(g) पर भी ये लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 में हमने क्या देखा? हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, मतलब इंडियन सिटीजन होने के नाते हम बहुत सारी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती अपने आप में, इसलिए स्टेट जो है उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो एक तरफ तो हमने क्या देखे बेटा, कुछ राइट्स जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, और दूसरी तरफ हमने देखे उन पर लगाए जाने वाली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब हम हमारी अगली क्लास में आर्टिकल 20 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।